जोहार साथी। चलते हैं, कुछ बात करते हैं हम लोग उन मुद्दों पर जो बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखता है। लेकिन तरह-तरह की बातों के शोर में जो गुम हो जाता है, जिस पर जितना तवज्जो हमको देना चाहिए हम सबको, वो हम नहीं दे पाते हैं। रोज़ घटनाक्रम इस तरह से बदलता है, तरह-तरह के कोलाहल, शोर और हंगामों के बीच जो असल मुद्दे हैं, जो जीवन को प्रभावित करेंगे आने वाले दिनों में, आदिवासी समाज के लिए जो खतरनाक होने वाला है, वैसे कुछ मुद्दे। उनमें से एक जो ताज़ा तरीन मुद्दा है, वो ये कि हेमंत सोरेन की सरकार, या सच पूछे तो एक पार्टी के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन और उनके लोग, वो लोग मान के चल रहे हैं या इस तरह का कुछ बदलाव लाना चाहते हैं यहाँ के भूमि कानून में, यानी छोटा नागपुर टेनेंसी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में। वो लाभ होगा या उससे हानि होगी, इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जो ज़हन में उठती है बात कि फिर हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी में अंतर क्या है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा में अंतर क्या है। ये प्रस्ताव यानी छोटा नागपुर संथाल परगना या यहाँ के भूमि कानूनों में परिवर्तन, संशोधन की बात तो भाजपा बहुत पहले कर चुकी है। भाजपा के बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में जब झारखंड अलग राज्य बना था, उसी समय ये बात चली थी कि छोटा नागपुर भूमि कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए, कुछ संशोधन होना चाहिए। और सीधा लबुलबाब उसका यही था कि आदिवासी जनता को भी अपना जमीन बेचने का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो जमीन बेच के धन्ना सेठ बन सके, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, महानगरों में जाकर रह सके, अपने बिजनेस कर सके, दूसरा व्यापार कर सके, और इस तरह की बातें थी उसका लबुलबाब। उस समय ये एक किताब भी लिखा गया था, ग्रेटर रांची, बाबूलाल मरांडी लिखे थे, उसमें ये सब बातें हैं। हमको यह भी याद है कि उससे के जवाब में हम भी एक किताब लिखे थे, आदिवासी संघर्ष गाथा, और बाबूलाल मरांडी को जाके बैठ के उसकी भूमिका पढ़ के सुनाए भी थे। पढ़ के सुनाए नहीं थे, उनको दिए थे कि पढ़िए इसको, आपके विचारधारा और आपके किताब के जवाब में लिखे हैं ये किताब। और बहुत धीरे से बाबूलाल जी उसको पढ़े थे। खैर वो बात हो गई। तो वही सवाल है कि आप में और झामुमो में और भाजपा में या हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी में ही अंतर क्या रह गया फिर। ठीक है, वो जो परिवर्तन चाहते थे, उनकी जो व्याख्या थी, हो सकता है थोड़ा भिन्न रहा हो, और आपकी भाषा और उसके मूल भावना में थोड़ा बहुत अंतर हो। लेकिन कुल मिला के ये बात तो हो गया कि आपको भी लगने लगा है कि यहाँ का विशेष भूमि कानून जो है वो आदिवासियों के विकास में अवरोधक है, उसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। इसको और एक तरीके से देखिए, सरकार भी तो चाहती है, भाजपा का तो ये नीति ही है कि एक तरह का कानून पूरे देश में हो। यहाँ के लिए किसी तरह का भी विशेष भूमि कानून क्यों है?
हो या आदिवासियों को किसी भी अन्य तरह का संरक्षण जो दिया गया है कानून से, वो क्यों दिया जाए? बहुत दिन हो गया आज़ादी के, इतने बरस हो गए, और लगता है, आपको लग रहा है कि आदिवासी समाज में भी पैसे वाले लोग पैदा हो गए हैं, उद्यमी पैदा हो गए हैं, जो इन्वेस्ट करेंगे और बिजनेस करेंगे। तो ठीक है, यदि ऐसा समझते हैं, तो यदि लगता है आपको, तो ठीक है, आप करेंगे। लेकिन यदि ज़मीनी हकीकत को आप जानते हैं और खुले आँख से देख रहे हैं, तब आप समझ जाइएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, कोई ख़ास बदलाव आदिवासी समाज में नहीं हुआ है। आपको बात यहाँ से शुरू करना चाहिए, सोचना कि यह कानून बना ही क्यों था, बनाया गया था, किसने बनाया था, क्यों बनाया था, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और वो क्या अहमियत रखता है झारखंडी समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए। और तब और क्या उसमें बदलाव कुछ हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है, ज़मीनी बदलाव आदिवासी समाज में, उनकी मनोदशा में, उनके जीवन दर्शन या सोचने के तरीके में कुछ बदलाव आया है क्या? ये सब पहले बढ़िया से विश्लेषण कीजिए, और फिर कानून तो यदि ऐसा आप करते हैं, ऐसा होता है, तो एक शब्द में तो यही कहा जाएगा कि विनाशकारी होगा झारखंडी आदिवासी समाज के लिए भी और आपकी सरकार के लिए भी, झामुमो के राजनीतिक भविष्य के लिए भी। क्योंकि शायद आदिवासी जनता इस तरह का कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। पहले ठीक है, पहले पृष्ठभूमि समझ लिया जाए, कैसे बना था, कितनी शहादतों के बाद इस तरह का कानून बना था, जो विशेष कानून। अंग्रेज यहाँ आए, आने के बाद जैसे गैर आदिवासी इलाकों में उन्होंने जमींदारी प्रथा को लागू किया, ठीक उसी तरह उन्होंने झारखंड में आदिवासी बहुल इलाकों में भी ये जमींदारी प्रथा लागू करने की कोशिश की। इसके लिए तरीका अपनाया यही कि तथाकथित जो राजा कहे जाते थे, मुंडा कहे जाते थे, अंग्रेजों को लगा कि ये राजा या मुंडा गांव का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और उसको अधिकार होते हैं, वो एक तरह से जैसे दूसरे इलाकों में राजा रजवाड़े हैं, उसी तरह का चीज़ है। और समझौता किया कि आपके इलाके से ये राजस्व लेंगे और आपको हम ये अधिकार देते हैं राजस्व वसूलने का। वो लोग इतना समझे या नहीं समझे, मुंडा राजा हों या और जो भी उस समय रहे होंगे, जिनको अंग्रेजों ने पकड़ा समाज का विशिष्ट व्यक्ति समझ के, लेकिन वो लोग कर नहीं पाया ये काम, क्योंकि वहाँ जो मुंडा होते थे, स्वशासी प्रणाली अपना जो था उनका स्वशासन का, और उसका जो हेड होता था, उसको ये अधिकार नहीं था वो कि वो अपने इलाके के जमीन के बारे में कोई हस्तक्षेप कर सके या लोगों से राजस्व वसूल सके, क्योंकि आदिवासी जनता शुरू से यही मान के चलती थी कि जमीन उसको किसी राजा ने खैरात में नहीं दिया है, या वो किसी की रैयत नहीं है, या पट्टीदार नहीं है कि आप जमीन दिए हैं, आप जोते बोएं और उसके बदले में सरकार या उस समय का जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं राजस्व वसूले उसके बदले। इसका विरोध हुआ और कई कई विद्रोह हुए, बड़े बड़े पहाड़िया विद्रोह हुआ, अंत तक
जिसमें तिलका मांझी की शहादत हुई। तिलका मांझी जो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जबड़ा पहाड़िया ही तिलका मांझी के रूप में विख्यात हुए हैं। खैर उनको उनको सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। उसके तुरंत बाद जैन राजमहल की पहाड़ियों में संथालों को बसाया था। संथाल गांव बसाए थे अंग्रेजों ने। पहाड़िया लोगों के विद्रोह को देखते हुए उनको लगा था कि नीचे संथाल लोगों का गांव होगा और वो एक बफर की तरह काम करेगा। लेकिन संथालों को विद्रोह जो गांव जो बसाया गया राजमहल की पहाड़ियों में, नीचे में पहाड़ों के नीचे, इसको उन गांव में भी जब बाद में गांव से भी बाद में कुछ बरस बाद 1-2 बरस बाद सरकार फिर राजस्व की मांग करने लगी, चंदे के रूप में कुछ दो, तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह इतना प्रबल था, जिसको हूल के नाम से जानते हैं हम लोग, सिद्धू कान्हू, जिसके जननायक थे। और उस शहादत उनकी भी हुई और कम से कम लोग कहता है कि 10,000 लोग आदिवासियों से मारे गए थे। अब बड़ी संख्या में पलायन हुआ था। इसी तरह का विद्रोह और जगह भी हुआ और जो कड़ी अंत में बिरसा मुंडा तक जाता है। तो साथ ही हुआ यही कि आदिवासियों ने किसी तरह का संरक्षण का मांग नहीं किया था। वो तो मानते थे कि मेरा नैसर्गिक अधिकार है जल जंगल जमीन पर और ये हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और वो लड़े और शहादत दी। हाँ, और भारी दमन के बाद यहाँ से पलायन भी बहुत हुआ, लोग छोड़ छोड़ के जाने लगे यहाँ से। उसी समय आसपास के झारखंड के आसपास के राज्यों में आदिवासी समुदाय के लोग यहीं से गए थे बड़ी संख्या में, जिसको हम लोग जैसे असम, बंगाल और इधर भी उड़ीसा की तरफ भी जसपुर जहाँ कहलाता है जो इलाका जहाँ टाटा स्टील के खिलाफ आंदोलन हुआ था, वहाँ भी यहीं के लोग गए लोगों ने आंदोलन किया था टाटा कंपनी के खिलाफ। तो जिसको कलिंग नगर कांड के रूप में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। तो अंग्रेजों ने ये फील किया कि यदि आदिवासियों को रोकना है पलायन से, यदि सब चले ही जाएंगे तो इस कठिन जो पठारी इलाका, यहाँ खेती बाड़ी कौन करेगा, जंगल की रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा इनको? क्योंकि वो हिंदू जमींदारों को और राजे रजवारों के साथ साठ-गांठ करके जो दुनिया देख रहे थे, वो इस बात को समझ गए थे कि सारे के सारे लोग तो वैसे न मेहनत कर से ना उतने ईमानदार हैं, सब कुछ खत्म कर देंगे। आदिवासियों का बना रहना इस इलाके में जरूरी है और इसलिए उन लोगों ने तरह तरह का कानून बनाया भूमि के संरक्षण के लिए। आदिवासी जमीन का स्थानांतरण ना हो, बाहर के लोग उसको कर सकें, छीन सकें, ले सकें। वोट में मनाही कर दी गई थी, एक तरफा डिग्री तो होगा ही नहीं आदिवासियों के खिलाफ इस तरह का, और कोई वकील वहाँ नहीं जाएगा। मतलब बहुत तरह का, तो उन लोगों ने समझा इस चीज़ को और इसलिए किया, और वही कानून भारतीय संविधान में भी बाद में आज़ादी के बाद शामिल कर लिया गया और वो चला आ रहा है और अभी तक बना हुआ है। इस बीच
और इसी के कारण आदिवासी ज़मीन थोड़ा बहुत आदिवासियों के पास अभी भी बचा हुआ है। हालाँकि विकास के नाम पर सरकार ही बहुत बड़ा ज़मींदार बन के उतरी, निकल के लुटेरा बन के उतरी और कम से कम यानी आदिवासी आबादी का आधा विस्थापन का शिकार हो गया है इन 70 वर्षों में आज़ादी के। और ज़मीन छिन जाने के बाद हमको कोई या ज़मीन बेचकर हम किसी आदिवासी को धन्ना सेठ बनकर गद्दी पर जो होता है ना मसनद लगा के बैठता है, वैसा नहीं देखे हैं अभी तक। यदि ऐसा होता ना तो ज़मीन रांची में जितना बिका है ना, तो अपर बाजार में मारवाड़ी लोग नहीं होता, आदिवासी ही सेठ बन के वहाँ बैठे होते दिखते हैं हम लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़मीन तो उन्हीं के पास थी और वही ज़मीन बिकी है। और ज़मीन अभी भी बिक रहा है, आप कानून बनाइए चाहे नहीं बनाइए, हटाइए या बदलाव कीजिए, आपकी नीयत ही नहीं है कि आप देखिएगा गौर से कि क्या हो रहा है। पूरे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 5वीं अनुसूची और इन सब के बावजूद रोज नई आवासीय कॉलोनियाँ बन रही हैं, शहर नया नया बन गया, सब पूरा टाटा बन गया, पूरा रांची बन गया, सब तो कानूनों का उल्लंघन करके ही, धज्जियाँ उड़ा के ही। और शहर में नाक ये झारखंड की अगुआ सरकार के लिए कि वो इस दिशा में पिछला 5 वर्ष बिता चुकी है और इस कार्यकाल भी चल रहा है और इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई कि आदिवासी जमीन की लूट ना हो, तो काहे चिंता करते हैं, ऐसे ही आदिवासी जमीन बिक जाएगा। उसमें अब आप अपने तरफ से इस तरह का प्रयास वो भी आदिवासियों की भलाई के लिए क्यों कर रहे हैं? इसे आदिवासी जनता का 2 तरह की भलाई की बात कही जा रही है। एक तो ये कहा जा रहा है कि बाहर के जो आदिवासी हैं, जो वो आके यदि रांची में बसना चाहें या रांची के आदिवासी दुमका में जाके बसना चाहें, तो वो वहाँ ज़मीन खरीद सकेंगे और ये बेच सकेंगे और ले सकेंगे। और दूसरा कि जो बेचेगा, जिसको ज़रूरत है, वो बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़मीन बेचने में उसको आसानी होगी, आदिवासियों को भी। यदि ज़मीन बेचेगा ठीक है अपने, तो ठीक है, तो ये आदिवासी ही लोगों के लिए सीमित काहे ले रख रहे हैं? जब लाभ ही लाभ है इससे, इससे आपको लगता है कि उद्यमी पैदा हो जाएगा, पूंजी निवेश हो जाएगा, तो सबों के लिए छूट कर दीजिए इसको, सब लोग खरीदें। और ना भी छूट दीजिएगा तो कर ही रहे हैं। विकास का जो चक्र है वो चल रहा है, क्योंकि आदिवासी समाज की चिंता या उनकी तबाही से आम लोगों को, बाहरी लोगों को तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। तो देख ही रहे हैं, दुनिया में ही देख रहे हैं, कई देशों में देख चुके हैं कि पूरा का पूरा आदिवासी समुदाय को वहाँ के मूल निवासियों का खात्मा करके एक दूसरे लोग आबाद हो गया, बस गया और दूसरा देश ही बन गया। झारखंड में भी धीरे धीरे उसी दिशा में हो रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है, उसी का सरंजाम हो रहा है इस तरह का। क्योंकि ये ठीक है, ये आदिवासियों में भी शिक्षा का प्रसार हो, ज्ञान का प्रसार हो, उनमें उस तरह का समझदारी, बनिक बुद्धि तो हम नहीं मानेंगे, कहेंगे कि अच्छा होगा कि हर आदमी व्यवसायी और बिजनेस मैन की तरह सोचने लगे और मुनाफा में ही जीवन का सत्व देखने लगे और उसी के लिए जीवन चलायमान हो, मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए ही प्रेरक शक्ति बन जाए समाज का, ये तो हम नहीं चाहेंगे। और आदिवासी से बचे हुए हैं तो इसीलिए धरती बची हुई है थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत जो उम्मीद बचा हुआ है कि चलिए एक समुदाय ऐसा है जिसके लिए जल जंगल जमीन बिकाऊ माल नहीं है। खैर, तो सवाल है कि यदि धीरे धीरे, लेकिन हाँ ज्ञान हो,
उसमें शिक्षा का प्रसार हो, वो योग्य बने उनका। उसके बाद ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ एक ख़ास ऊँचाई तक उनकी मनोदशा पहुँच जाए उसमें, तो उसके बाद इस तरह का कानून हो सकता है, लाभप्रद हो, चाहे हो। क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत आदिवासी समाज में गहरे विभिन्न समुदाय में लोग बँटे हैं। उसको जाति के रूप में हम लोग नहीं मान सकते हैं। वो राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ की तरह नहीं बँटे हुए हैं। संथाल, हो, भूमिज, ये मुंडा, खड़िया, उड़ाव, ये सब जाति नहीं है, समुदाय हैं आदिवासियों के अलग-अलग। और इनको लेकिन कुछ बातें जोड़ती हैं, उनके सोचने उनमें थोड़ा बहुत सांस्कृतिक और माने अपने-अपने इलाके में रहन-सहन का थोड़ा बहुत सूक्ष्म अंतर हो सकता है। जैसे संथाल गाँव की दीवारों को कैसे रंगते हैं आप, भूमिज गाँव में मिट्टी के घरों को कैसे बाहर चित्रकारी की जाती है। ये सब थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बेहद कॉमन हैं। सब मेहनतकश हैं, सब श्रम और आनंद की संस्कृति में विश्वास करते हैं। सब के जीवन का लक्ष्य मुनाफ़ाखोरी नहीं है। मैं वो हर काम इसको ध्यान में रख के नहीं करते हैं कि इससे मुनाफ़ा होगा, उससे लाभ होगा। भविष्य के लिए संचय बचा के रखना और उसको माने ये कल्पना करना कि आदिवासियों के पास थोड़ा-सा पैसा हो, बैंक में रख दें और उसका फिक्स डिपॉज़िट करके वो उससे उनका जीवन चले, वैसा हमको तो कोई नहीं भेटाया है वैसा आदिवासी समाज में। सब लोग अपना खटता है, खाता है और आनंद से रहता है। भविष्य की चिंता उस हद तक नहीं कि जो आपको बीमार कर दे। ठीक है, कठिन है जीवन उनका, लेकिन बहुत सी पॉजिटिव बातें हैं, जिस पर टिका हुआ है मानवता का भविष्य, मानव सभ्यता का भविष्य अभी भी। तो भाई यदि ये सब चीज़ें धीरे-धीरे बदलेंगी, वास्तव में शिक्षा का प्रसार होगा, उनका जीवन स्तर धीरे-धीरे थोड़ा ऊपर उठता और ये वो उसके बाद देखा जाएगा एक ही तरह का कानून होना चाहिए पूरा दुनिया में ही, देश में ही तो हो। लेकिन जब तक ये खास तरह जो ये अलगाव है, ये विभाजन है एकदम जीवन दर्शन का, उसके बावजूद इस तरह का चीज़ पैदा करना, क्योंकि ये भी देखने में आता है कि इस सब में सभी आदिवासी समुदायों में कुछ बातें कॉमन हैं, लेकिन उनकी बसावट अलग-अलग है, अपने-अपने जगह पर है। कुछ इलाके हैं जो केवल वहाँ संथाल गाँव, संथाल लोग ज़्यादा हैं, कुछ मुंडा क्षेत्र है, कुछ हो क्षेत्र है। इस तरह का उसको और डेप्थ में जाकर समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। और तो इन सब चीज़ों पर ठीक से समझे, विचारे और महज कुछ लोगों को, हमको तो लगता है कुछ लोगों को ध्यान में रख के कि इनको फ़ायदा हो, इनको थोड़ा-सा मौका हो जाएगा, उसके लिए कि कानून में ही एकदम संशोधन और बदलाव की बात सोची जाती है। तो उसके फलाफल पर उसके वो सही होगा या गलत होगा, या उससे कितना लाभ होगा या हानि होगी, मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी नहीं है। मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह काम अब वह सरकार ही करने जा रही है। इसका दावा है कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है। सबसे ज़्यादा उनका समर्थन हासिल करके सत्ता में आई है और उन्होंने अपने चुनावी घोषणा में तो यह नहीं कहा था कि हम ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में या
यहाँ के भूमि कानूनों में बदलाव लाएंगे, संशोधन लाएंगे। जो कहा था वो नहीं कर रहे हैं, पेशा कानून को लागू नहीं कर रहे हैं, भूमि बैंक, लैंड बैंक को खत्म नहीं कर रहे हैं, जो भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून जो लागू कर दिया है रघुवर सरकार ने, और जिसमें सामाजिक आकलन वाला प्रावधान गायब कर दिया गया भूमि अधिग्रहण के लिए, उसको तो आप नहीं वापस ले रहे हैं। यानी जो जो आपकी घोषणा में जो था, आप जो वादा किया था वो तो कर नहीं रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बुरी दशा है, उसमें सुधार हो, वो आपके प्राथमिकता नहीं है। और बस इस तरह की चीजें आ रही हैं, तो इससे होगा कुछ नहीं। आप सत्य हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी अपनी विश्वसनीयता आदिवासी जनता के बीच खोएगी, विश्वास खोएगी, और ये विनाशकारी होगा। यही कह के हम आज की बात समाप्त करते हैं। इस पर और डिटेल्स जरूरत होगा तो बाद में, लेकिन ये आत्मघाती कदम होगा, केवल आदिवासी समाज के लिए नहीं, उससे ज़्यादा इस सरकार के लिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी के लिए। जोहार साथी।